हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्जाम ट्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के अगले शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अकबर, तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए, इससे पहले हमने बाबर पढ़ा जिसका शासनकाल था 1526 से 1530 का समय। उसके बाद हमने हुमायूं को पढ़ा जिसका शासनकाल था 1530 से 1540 तक। उसके बाद आता है शेरशाह सूरी और जिसने शासन किया 1540 से 1545 तक, और जो सूर वंश था ये चला 1540 से 1555 ईस्वी तक। उसके बाद फिर से एक साल के लिए हुमायूं का शासनकाल आता है। इसने शासन किया 1555 से 1556 ईस्वी तक। और अब हम पढ़ रहे हैं अकबर को 1556 से 1605 ईस्वी तक का जो समय है या शासनकाल है वो किसका है? वो है अकबर का। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में, 5 अप्रैल 1541 में, 10 अप्रैल 1642 में या 20 अक्टूबर 1542 में। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकबर का जो शासनकाल है ये है 1556 से 1605 ईस्वी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। और कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। और अकबर के बचपन का जो नाम था ये था जलाल। इंपॉर्टेंट है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। तथा हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। तो याद रखेंगे 1526 ईस्वी में 14 फरवरी को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। तो याद रखेंगे अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को या पीर मोहम्मद खां को? तो निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो स्वयं मारा था अधम खां को। इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो अधम खां है ये किसका पुत्र था? ये महामनगा का पुत्र था। 1561 ईस्वी में मालवा के युद्ध में लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अधम खां ने अपने पास रख लिया था। अकबर को जब इस बात का पता चला सन 1562 ईस्वी में, तो अकबर ने अधम खां को मृत्युदंड दे दिया। अधम खां को मृत्युदंड दिया और अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे में महामनगा की भी मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे अकबर ने किसे मृत्युदंड दिया था? तो अधम खां को दिया था। और क्यों दिया था? तो 1561 ईस्वी में मालवा के युद्ध में जो लूटा हुआ धन था उसका अधिकांश भाग अधम खां ने अपने पास रख लिया था। और जब अकबर को इस बात का पता चला 1562 ईस्वी में, तो अकबर ने अधम खां को मृत्युदंड दिया। याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ए, अधम खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो बीकानेर के राजा राय सिंह ने, मेवाड़ के राजा राणा प्रताप ने, आमेर के राजा भारमल ने या मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने? तो मेवाड़ के जो राजा हुए राणा प्रताप सिंह, इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपना संघर्ष जारी रखा जीवन भर। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा प्रताप सिंह मेवाड़ का शासक बना और राणा प्रताप ने अकबर के साथ जीवन पर्यंत संघर्ष किया, परंतु कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो याद रखेंगे मेवाड़ के राजा जो राणा प्रताप हुए उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन पर्यंत संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था?
राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति को अपनाना। तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था तो वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ ये हुआ 18 जून 1576 को, और किस किस के बीच हुआ तो ये हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को बड़ी ही वीरता के साथ लड़ा। इसमें मुगलों की सेना काफ़ी सशक्त थी, अतः इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे वो कौन थे, तो ये थे हकीम खान, याद रखेंगे। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ तो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। किस किस के बीच हुआ तो ये हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसकी जीत हुई तो इसमें मुगलों की जीत हुई, यानी अकबर की इसमें जीत हुई। तो याद रखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था तो ये था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? गोंडवाना की, मांडू की, असीरगढ़ की या रामगढ़ की? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो रानी दुर्गावती थी ये थी गोंडवाना की रानी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और इसकी राजधानी चोरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित किया, और यहाँ पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। तो याद रखेंगे जो रानी दुर्गावती थी ये कहाँ की रानी थी तो गोंडवाना की थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1560 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में? तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। इसके बारे में देख लेते हैं। 1574 से 1576 के समय में अकबर ने बंगाल और बिहार को भी अपने अधिकार में कर लिया। तो कब किया तो 1576 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, जॉन हॉकिंस या पीटर मुंडी? तो अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। आंसर हो जाएगा ए, रॉल्फ फिंच, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर चमन या राजा टोडरमल? तो अकबर के शासनकाल में केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। आंसर हो जाएगा बी, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोडरमल संबंधित थे सैन्य अभियान से, भू राजस्व से, हास परिहास से या चित्रकला से? तो टोडरमल जो है ये संबंधित थे भू राजस्व से। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टोडरमल राजा अकबर के दरबार में दीवान थे तथा ये एक भूमि सुधारक थे। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। जो अकबर के दरबार के 9 रत्न थे उनमें से एक थे टोडरमल, और ये किससे संबंधित थे तो भू राजस्व से संबंधित थे। और इन्होंने जो एक व्यवस्था थी दहशाला व्यवस्था उसकी भी शुरुआत की थी। और दहशाला व्यवस्था क्या होती है ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे टोडरमल किससे संबंधित थे तो ये थे भू राजस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी ने, शेर शाह ने, हुमायूं ने या अकबर ने? तो किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था तो ये किया था अकबर ने। और कब किया था तो ये किया था 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा डी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? जाप्ती व्यवस्था, दहशाला व्यवस्था, नसक व्यवस्था या कानकुट व्यवस्था? तो बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है दहशाला व्यवस्था को। अब ये दहशाला व्यवस्था क्या होती है देख लेते हैं। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो टोडरमल थे ये भू राजस्व से संबंधित थे और इन्होंने दहशाला व्यवस्था को शुरू किया था। और ये प्रणाली क्या थी तो इस प्रणाली में 10 वर्षों का औसत उत्पादन निकाला जाता था और इस औसत उत्पादन का 1/3 भाग राज्य के हिस्से के रूप में तय किया जाता था और शेष जो 2/3 हिस्सा था वो काश्तकारों के लिए छोड़ दिया जाता था। तो जो अकबर के वित्त मंत्री थे
टोडरमल, उन्होंने शुरुआत की थी इस प्रणाली की, दहशाला व्यवस्था की। और इस व्यवस्था में क्या किया जाता था कि जो 10 वर्षों का औसत उत्पादन था भूमि की उपज का, उसका औसत निकाला जाता था 10 वर्षों का, और इसके औसत उत्पादन का 1/3 भाग राज्य के हिस्से में आता था और 2/3 हिस्सा जो है वो काश्तकारों के लिए छोड़ दिया जाता था। तो याद रखेंगे आंसर हो जाएगा बी, दहशाला व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर, जमींदारी व्यवस्था पर, सामंतवादी व्यवस्था पर या आईने दहशाला व्यवस्था पर। तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो थी ये आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। अब ये मनसबदारी व्यवस्था होती क्या है इसको देख लेते हैं। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। तो मनसबदारी प्रणाली क्या है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पद या रैंक। और जो मनसब शब्द है ये जो शासक अधिकारी होते थे या सेनापति होते थे उनका पद निर्धारित करता था। तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो ये थी मनसबदारी व्यवस्था पर। आंसर हो जाएगा ए, मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का, मोती महल का, हीरा महल का या रंग महल का। तो अकबर द्वारा कौन सी बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो ये है पंचमहल का जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। और पंचमहल किसके द्वारा बनाई गई, तो ये बनाई गई अकबर द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। तो दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था, तो ये किया था अकबर ने। अब दीन ए इलाही होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो दीन ए इलाही क्या था, ये एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। तो दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था, तो ये किया था अकबर ने। आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष या वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, या वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीनजन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो देखिए फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना है तो ये क्या था, ये था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। देखिए इबादत खाने की जो शुरुआत है या स्थापना है ये की थी 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। और ये सिर्फ शुरू में इस्लाम धर्म के गुरुओं के लिए बनाया गया था, जिसमें इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु थे वो आकर के वाद विवाद करते थे यानी डिबेट करते थे और अकबर उनको सुनता था, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था और उसको धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको सीखने का बहुत शौक था। इसलिए उसने इबादत खाना की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। बाद में 1578 ईस्वी में इसमें सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी और इसी को कहा गया इबादत खाना। तो याद रखेंगे शुरू में ये सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए था, बाद में 1578 ईस्वी में इसमें सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। तो जो इबादत खाना था वो क्या था, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों यानी कि धर्म गुरुओं के साथ अकबर चर्चा करता था या वाद विवाद करता था। तो याद रखेंगे ये जो इबादत खाना है ये किसके लिए था, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के लिए या धर्म गुरुओं के लिए था जिसमें वाद विवाद किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। तो किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो ये किए थे अकबर ने। आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई पंचमहल इमारत पाई जाती है सिकंदरा में, लाहौर के किले में, फतेहपुर सीकरी में या इलाहाबाद के किले में। तो अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत जो है ये पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। अब देखिए अकबर द्वारा जो किए गए निर्माण कार्य हैं उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनसे संबंधित।
तो सबसे पहला है आगरा का लाल किला जो कि आगरा में है। दूसरा है लाहौर का किला जो कि लाहौर में है। तीसरा है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। चौथा है इलाहाबाद का किला जो कि इलाहाबाद में है। पांचवा है बुलंद दरवाज़ा जो कि आगरा में है। छठा है जोधाबाई का महल जो कि आगरा में है। और सातवां है पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में है। तो याद रखेंगे ये जो है ये सब किसके निर्माण कार्य हैं, ये अकबर द्वारा बनाई गई इमारतें या किले हैं। इनको आप याद रखिएगा। ये शुरू के जो हैं ये तो आसान है याद करने। जो आगरा का लाल किला है वो आगरा में है, लाहौर का किला लाहौर में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, आगरा में है, जोधाबाई का महल भी आगरा में है, और पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अकबर द्वारा बनाई गई जो पंचमहल इमारत है ये कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। आंसर हो जाएगा सी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया है? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो देखिए आगरा का किला भी हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि आगरा का किला कहाँ पर बनवाया गया, आगरा में, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में, लाहौर का किला लाहौर में। किसने निर्माण करवाया? अकबर ने करवाया। तो दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली का लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? अबुल हसन, जसवंत, किशनदास, उस्ताद मंसूर। तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था जसवंत। आंसर हो जाएगा बी, जसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी की दरगाह पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर, या शेख फरीद गंजे सकर की दरगाह पर। तो किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो वो था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। आंसर हो जाएगा ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? अबुल फजल के, नज़ीर के, उतबी के, या फैजी के। तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ फैजी के निर्देशन में। तो याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी, फैजी के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या फैजी ने, या अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, या लाल किला। तो दिल्ली में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर ने किसे कंठाभरणवासी विलास की उपाधि दी थी? बीरबल को, तानसेन को, फैजी को, या बैजू बावरा को। तो कंठाभरणवासी विलास की उपाधि दी गई थी तानसेन को, जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो आंसर हो जाएगा बी, तानसेन। तानसेन जो है ये संगीत के महाविद्वान थे। अब जो अकबर के 9 रत्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है बीरबल, जो कि राजकवि की उपाधि दी गई थी जिन्हें अकबर के द्वारा। तो पहला है बीरबल, इन्होंने प्राप्त की थी राजकवि की उपाधि। दूसरा है अबुल फजल। अबुल फजल जो है ये इतिहास, साहित्य और दर्शन के विद्वान थे। तीसरा है तानसेन। तानसेन जो है ये संगीतज्ञ थे। चौथा है टोडरमल। टोडरमल जो है ये भूमि सुधारक थे। टोडरमल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पांचवा है फैजी। फैजी जो है इन्हें राजकवि का दर्जा दिया गया था। छठा है मानसिंह। मानसिंह जो थे ये बहादुर सेना नायक थे। सातवां है मुल्ला दो प्याजा। जो मुल्ला दो प्याजा थे ये बुद्धिमान और तार्किक थे। आठवां है हकीम हुमाम, ये रसोई घर के प्रबंधक थे। और नौवां है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये कवि एवं साहित्यकार थे। तो पहला हो गया बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा तानसेन, चौथा टोडरमल, पांचवा फैजी,
छठा मान सिंह, सातवां मुल्ला दो प्याजा, आठवां हकीम हुमाम और नौवां अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये अकबर के दरबार के 9 नवरत्न थे, याद रखेंगे क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की मृत्यु कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में या 1603 ईस्वी में? तो अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु हुई अक्टूबर 1605 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया तथा वहीं पर उसका कलापूर्ण मकबरा बना हुआ है। अकबर के बाद अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना। तो याद रखेंगे अकबर की मृत्यु हुई अक्टूबर 1605 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई? तो आगरा के पास सिकंदरा में इनको दफनाया गया और वहीं पर उनका कलापूर्ण मकबरा बना हुआ है। अकबर के बाद अकबर का पुत्र सलीम जो कि जहांगीर के नाम से फेमस हुआ, तो जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना। तो याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।